26 अप्रैल 2026 भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चुपचाप यूएई की धरती पर उतरते हैं और उनके पैर रखते ही सीमा पार इस्लामाबाद में हड़कंप मच जाता है। पाकिस्तान को अचानक एक बहुत गहरा झटका लगता है। यूएई अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लेता है और खाड़ी से 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को रातों रात डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ओपनली ये एक्यूजेशंस लगाने लगता है कि भारत खाड़ी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट कर रहा है। ग्वादर, बलोचिस्तान ट्रेड रूट और ईरान कनेक्टिविटी अचानक पाकिस्तानी डिबेट्स का सेंटर बन जाते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ओपनली कंफर्म करते हैं कि तुर्की और कतर भी सऊदी पाकिस्तान डिफेंस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने की फाइनल स्टेजेस में है और इजिप्ट भी इस बड़े कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर में एक्टिव डिस्कशंस का हिस्सा है। आखिर क्यों? भारत के इस मास्टर स्पाई ने एमिरेट्स के बंद कमरों में ऐसा क्या कह दिया था कि पाकिस्तान का परमाणु घमंड एक झटके में बिखर गया? बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। 15 मई 2026 प्रधानमंत्री मोदी यूएई में कदम रखते हैं। एक कमजोर देश की तरह नहीं, बल्कि एक किंग मेकर की तरह। एक ऐसा गठबंधन सामने आता है जो सिर्फ तेल का नहीं था। भारत यूएई की स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और डीपेन करने की बात होती है। पहले अजीत डोभाल का यूएई दौरा, फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान और उसके बाद पीएम मोदी का यूएई दौरा, जहां दोनों देशों ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और गहरा करने की बात की। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इंडिया यूएई पार्टनरशिप में जिससे पाकिस्तान इतना परेशान दिखाई दे रहा है? क्या यह सिर्फ डिफेंस डील्स का मामला है या फिर इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम? इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली मामला क्या है। जियोपॉलिटिक्स का पहला नियम, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो हो रहा होता है वो आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता। अगर आप मिडिल ईस्ट के इस नए नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पर्दे के पीछे चल रहा एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर साफ समझ आएगा। यमन के तपते रेगिस्तान से लेकर सूडान के युद्ध क्षेत्रों और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के समुद्री रास्तों तक सऊदी अरब और यूएई के बीच प्रभाव और वर्चस्व की एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है। ये खाड़ी की वो अंदरूनी कूटनीतिक बिसात है जहां हर देश अपने मुहरे चल रहा है और अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए नए पार्टनर्स की तलाश में है। इसी बैकड्रॉप के बीच सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। ग्लोबल मीडिया में कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। हेडलाइंस छपती है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना फ्यूचर न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने जा रहा है, यानी सऊदी की सुरक्षा के बदले पाकिस्तान उसे अपने परमाणु बम की ताकत सौंपने का वादा कर रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके ठीक बाद आता है। 19 जनवरी 2026 को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अचानक भारत के दौरे पर आते हैं। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये सऊदी पाक के उस मिलिट्री ब्लॉक को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत और यूएई का एक बेहद शांत लेकिन घातक रणनीतिक जवाबी हमला था। जियोपॉलिटिक्स में कागजी वादों और असली तकनीकी इकोसिस्टम में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही फर्क भारत यूएई के रिश्तों में साफ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान सऊदी अरब को क्या ऑफर कर रहा था? सिर्फ एक खोखला मिलिट्री वादा, एक ऐसा परमाणु कवच जो कब काम आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन भारत यूएई को क्या ऑफर कर रहा था? एक्चुअल सोवरेन कैपेबिलिटी बिल्डिंग, यानी खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत। भारत यूएई को कोई रेडीमेड परमाणु बम नहीं दे रहा था। भारत यूएई को अपनी खुद की टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस खड़ी करने में मदद कर रहा था और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। जनवरी 2026 की इस वीआईपी विजिट के बाद भारत के ऐतिहासिक शांति एक्ट 2025 के तहत दोनों देशों का कोऑपरेशन एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच गया। भारत ने पहली बार अपने प्राइवेट न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे यूएई के सॉवरेन कैपिटल के लिए खोल दिए, विशेष रूप से एसएमआरस यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। ये वो पारंपरिक विशालकाय न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं हैं जिन्हें बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। ये बेहद कॉम्पैक्ट, फास्ट, फ्लेक्सिबल और फैक्ट्रियों में बनने वाले सिस्टम्स होते हैं
जिन्हें किसी भी ग्रिड में सीधे प्लग इन किया जा सकता है। और यहां भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है। भारत PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल एक्सपर्ट है। सुरक्षित, असरदार और स्केलेबल रिएक्टर सिस्टम बनाने का भारत का अनुभव दशकों पुराना है। दूसरी तरफ यूएई को देखिए। यूएई के पास बराकान न्यूक्लियर प्लांट तो है, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए उन्हें डिसेंट्रलाइज और फ्लेक्सिबल पावर सिस्टम्स की सख्त जरूरत थी, खासकर उनके विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स और पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स के लिए। और यहीं पर भारत ने उन्हें वो सॉल्यूशन दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। यहां से शुरू होता है दुनिया का सबसे अनोखा डिजिटल न्यूक्लियर लिंक। यूएई अपने भविष्य को एक एआई सुपर पावर के रूप में देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन एआई डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। सिर्फ वाइंड और सोलर से यह मुमकिन नहीं है। तभी एंट्री होती है भारतीय मास्टर स्ट्रोक की, SMR पावर्ड डेटा पार्क्स। यूएई अपना कैपिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और भारत अपनी SMR टेक्नोलॉजी और डिप्लॉयमेंट इकोसिस्टम देगा। यह पार्टनरशिप सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में चाहे पूरी दुनिया में एनर्जी की कितनी भी तबाही मच जाए, यूएई का डिजिटल बैकबोन कभी बंद नहीं होगा। लेकिन इस खेल के पीछे एक और बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल लेयर छिपी है। पारंपरिक न्यूक्लियर ट्रेड पर NSG नियमों और वेस्टर्न गोल्ड स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स के जरिए भारी पाबंदियां होती है। लेकिन ये जो SMR इकोसिस्टम है, ये एक बिल्कुल नया अल्टरनेटिव रेगुलेटरी स्पेस तैयार कर रहा है। भारत और यूएई मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी साउथ साउथ न्यूक्लियर सप्लाई चेन बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के अप्रूवल सिस्टम पर रत्ती भर भी निर्भर नहीं है। और इस सिस्टम को जमीन पर भारत का प्राइवेट इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। शांति एक्ट 2025 ने न्यूक्लियर सेक्टर में वेस्टर्न मोनोपोली को तोड़ दिया। अब भारत के सबसे बड़े प्लेयर्स सीधे इस रेस में उतर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी से लिंक्ड कैप्टिव SMR साइट्स को इवैल्यूएट कर रहा है। अडानी एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर जनरेशन सिस्टम्स को डेवलप करने में जुट गया है। टाटा पावर 20 से 50 मेगावाट के SMR मॉडल्स के लिए लोकेशंस तलाश रहा है। लार्सन एंड टोब्रो रिएक्टर सिस्टम्स और न्यूक्लियर ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग को स्केल दे रहा है। JSW एनर्जी और हिंडल्को इंडस्ट्रियल कैप्टिव न्यूक्लियर सॉल्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक नया और आत्मनिर्भर भारत SMR इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत यूएई की ये पार्टनरशिप कोई मिलिट्री अलायंस है? क्या भारत यूएई को मिलिट्री प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहा है? क्या भारतीय सेना यूएई की रक्षा करने के लिए वहां जाएगी? जवाब है नहीं। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है। भारत और यूएई औपचारिक रूप से एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझना बेहद अहम है। यह कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है। यह कोई आपसी सैन्य हस्तक्षेप की संधि नहीं है। इस समझौते में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर यूएई पर कोई हमला होता है तो भारत ऑटोमैटिकली अपनी सेना वहां भेज देगा। कोई ऑटोमैटिक ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं, कोई कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज नहीं, और अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन बोथ जैसा कोई चक्रव्यूह यहां नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि अगर ये मिलिट्री अलायंस नहीं है तो आखिर इस डिफेंस पैक्ट के मायने क्या है? ये पूरा पैक्ट असल में 4 बड़े पिलर्स पर टिका है। 1. जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और कोप्रोडक्शन। ये सिर्फ हथियारों के खरीदने और बेचने का सौदा नहीं है। इसके तहत भारत की मेक इन इंडिया मुहिम और यूएई की डिफेंस इंडस्ट्री मिलकर काम कर रही है। यूएई की दिग्गज कंपनियां भारतीय फर्म्स के साथ मिलकर एडवांस वेपन्स और शिप बिल्डिंग्स के क्षेत्र में हाथ मिला रही है, जिससे दोनों देश आत्मनिर्भर बन सके। 2. इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट ट्रेनिंग। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की तकनीकों और युद्ध रणनीतियों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रही है। डेजर्ट साइक्लोन जैसी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स और एयरफोर्स के साझा ऑपरेशंस इसका जीता जागता उदाहरण है, ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों सेनाएं मिलकर तालमेल बिठा सके। 3. मॉडर्न वॉरफेयर और टेक इनोवेशन। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जाती है। इसीलिए इस पैक्ट में साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा फोकस है, ताकि आतंकवाद और मॉडर्न साइबर थ्रेट से मिलकर निपटा जा सके। 4. मैरिटाइम और एनर्जी सिक्योरिटी। अरब सागर में समुद्री लुटेरों को रोकना हो
या इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखना। दोनों देशों की नेवी और कोस्ट गार्ड मिलकर काम कर रहे हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो यह समझौता किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लेना नहीं, बल्कि दोनों देशों को इस काबिल बनाना है कि वे अपनी रक्षा खुद कर सकें और पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रख सकें। अब दोबारा इस तुलना को देखिए। एक तरफ सऊदी पाकिस्तान की वो पुरानी सोच है जो सिर्फ तेल, सेना और पारंपरिक निर्भरता पर टिकी है, और दूसरी तरफ भारत यूएई का ये नया अलायंस है जो एसएमआरस, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिस्टम्स, स्पेस कोलैबोरेशन और डेटा सॉवरेंटी पर टिका है। यह सिर्फ एक पैक्ट नहीं है, यह असल मायने में नेशन बिल्डिंग आर्किटेक्चर है। और यूएई को अच्छी तरह पता है कि भविष्य की जंगें सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाएंगी। एनर्जी रेजिलियंस, एआई पावर, डेटा सॉवरेंटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही असली हथियार होंगे, और भारत उन्हें यह पूरा पैकेज बिना किसी आइडियोलॉजिकल प्रेशर या पाबंदियों के ऑफर कर रहा है। इसीलिए यूएई भारत को अपना सबसे सुरक्षित न्यूट्रल स्ट्रेटेजिक एंकर मान चुका है। यही वजह है कि अल तारिक वेपन्स कॉर्पोरेशन, आकाश एयर डिफेंस टॉक्स, कैरेकल राइफल्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एआई डिफेंस इंटीग्रेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज दिस द ओनली रीजन पाकिस्तान एंड सऊदी आर वरीड, और इज देयर समथिंग इवन बिगर बिहाइंड दिस? लेट्स डू सम मोर रिसर्च। जरा इसके डीपर टेक्निकल मीनिंग समझिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला हालियो फ्यूल और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर डिजाइन्स नेचुरली डुअल यूज टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आते हैं। यहां पूरा गेम हाई न्यूट्रॉन इकोनॉमी और कोर डेंसिटी का है। एकेडमिक रिसर्च और न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुसार फास्ट स्पेक्ट्रम रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए किसी मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी थर्मल एफिशिएंसी नॉर्मल रिएक्टर्स से काफी ज्यादा होती है। जो फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स सिविलियन यूज में क्लोज्ड फ्यूल साइकिल के तहत यूरेनियम और एक्टिनाइड्स को फ्यूल की तरह जलाते हैं, वही ब्रीडर कॉन्फ़िगरेशन में आइसोटॉपिक ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के जरिए हाई प्योरिटी फिजनेबल एलिमेंट्स को बाय प्रोडक्ट के रूप में जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। इसके साथ ही हालियो फ्यूल के केस में लगभग 73% सेपरेटिव वर्क यूनिट्स यानी एसडब्ल्यू एनरिचमेंट एफर्ट पहले से कंप्लीट हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि इसके आइसोटॉपिक प्रोफाइल को सिर्फ एक फाइनल स्टेज कैस्केड प्रोसेस से गुजारकर क्रिटिकल मास के फिजिकल पैरामीटर्स को ड्रामेटिकली ऑल्टर किया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट्स मानते हैं कि भारत के इस एडवांस्ड एसएमआर इकोसिस्टम, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी पीएचडब्ल्यूआर टेक्नोलॉजी में दशकों पुराने एक्सपीरियंस और प्राइवेट न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का फायदा उठाकर यूएई किसी दूसरे देश की बैसाखी या एक्सटर्नल प्रोमिसेस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी पर एक कंप्लीट और सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जो फ्यूचर में किसी भी अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल क्राइसिस के दौरान उसे फुल स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। तो पाकिस्तान और सऊदी का थोड़ा तो घबराना बनता है, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा था, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।